हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग जो है रीतिकाल को पढ़ रहे थे। रीतिकाल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने अभी तक रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगर कोई मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो आप जो है पहले की क्लासेस जाके देख लीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर जो है हर एक काल की अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो वहाँ से जाकर आप जो है रीतिकाल के तीनों भागों का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। और आज की जो ये मेरी क्लास शुरू होने जा रही है वो है रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। यानी कि आज जो है हम रीतिकाल के कवियों द्वारा जो काव्य पंक्तियाँ लिखी गई हैं, जो कि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पंक्तियों से भी। तो आज हम एक एक करके उन कवियों की पंक्तियों को देखेंगे और वो भी ट्रिक के साथ याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो इधर जो है एक दो तीन दिन तक तो हमारी जो है पंक्तियों पर ही क्लास होगी, क्योंकि देखिए पंक्तियाँ जो है याद करने में बड़ी दिक्कत करती हैं। एक दो लोगों की रहे तो चलिए याद हो जाए, इतने सारे कवि हैं और सभी ने अपने अपने अनुसार जो जो बातें कही हैं, सबकी अलग अलग रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं, तो उनको याद करना ज़रूरी है। तो प्रयास यही रहेगा कि थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से याद करें। तो चलिए ठीक है, आज हम दो कवियों को एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे चिंतामणि की और मतीराम। इन दोनों कवियों की पंक्तियों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं चिंतामणि जी। और चिंतामणि की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। चिंतामणि की ये प्रश्न बनता है कि जो चिंतामणि है ये रीतिकाल में बात करें तो किस धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं, रीतिमुक्त में या रीतिसिद्ध में। तो चिंतामणि जो होती है वो रीतिबद्ध में आते हैं। अगर कभी भूलिएगा तो याद भी कर सकते हैं। देखिए, हमें चिंता कब होती है, जब हम फैमिली से घिरे होते हैं, बंधे होते हैं, या किसी चीज़ से हम बंधे होते हैं, तब हम उस चीज़ पे ज़्यादा सोचते हैं कि अगर हमने ये चीज़ बता दी तो कहीं ऐसा ना हो सामने वाले को बुरा लग जाए, तभी हम चिंतित होते हैं ना। मान लिया किसी की कोई तबीयत खराब है तो हम उससे कनेक्ट हैं, तभी तो हम उसके विषय में चिंता कर रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग मरते रहते हैं हर दिन, तो क्या हम सबके विषय में चिंता करते हैं? नहीं ना। तो जिनसे हम बंधे होते हैं, ठीक है, उन्हीं के विषय में हम चिंतित भी रहते हैं। इससे आप याद रख लीजिएगा, चिंतामणि जो है ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा याद भी रहेगा और इसको मैंने अलग तरीके से याद भी कराया है। जब आप मेरे नामकरण और विभाजन वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे इसको याद कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे चिंतामणि के द्वारा जो लिखी गई पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली पंक्ति है इनकी, देखिएगा। पहली पंक्ति है, रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक रचना है कविकुल कल्पतरु। ये कविकुल कल्पतरु, ये जो रचना है चिंतामणि की, इसी रचना में ये वाली पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। पंक्ति क्या है? रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। ये जो है चिंतामणि की है। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? कहते हैं, देखिए, रीतियों के अनुसार कोई कवि है, जब वो अपनी कविता करता है तो वो क्या चाहता है कि जो भी वो कविता करे उसमें जो है सुंदर सुंदर भाषाओं का प्रयोग करे और रीतियों के अनुसार करे। जो रीतियाँ, जो नियम बनाए गए हैं, नियम और उदाहरण जो देने रहेंगे हमें, उन्हीं के अनुसार और सुंदर भाषाओं का प्रयोग अपने कविताओं में करे। हर कवि की ये इच्छा होती है। ठीक है, तो इसके विषय में वो चिंतित रहेगा ना। अगर आपको सुंदर भाषा का प्रयोग करना होगा किसी भी कविता में, मान लिया आप कवि हैं तो आप, कोई कह दे कि आपको कविता लिखनी है, तो आप ऐसे ही कोई भी कविता नहीं लिख देंगे ना। आप शब्दों का जो प्रयोग करेंगे वो ऐसा रहना चाहिए कि जो भी पढ़े वो आपका फैन बन जाए, उसको लगे कि हाँ ये किसी पढ़े लिखे इंसान ने लिखा है। तो क्या होगा, इसके विषय में आप चिंतित रहेंगे ना, जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लेंगे और बाद में उसका रिजल्ट ना आ जाए, है कि नहीं, तो तब तक आप चिंतित रहेंगे। तो कोई भी कवि जो अपनी कविताएं लिखता है वो अपनी कविताओं में सुंदर भाषा
का प्रयोग करना चाहता है और रीतियों पे बंधकर, मतलब जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार जो है वो अपनी रचनाओं को करता है, इसके लिए वो जरूर चिंतित होता है। तो चिंतित से याद रहेगा ये चिंतामणि की पंक्ति है। इन्हीं शब्दों को पकड़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा किसकी पंक्ति है, चिंतामणि की। आगे देखिएगा, जो दूसरी पंक्ति है वो है, यही उधारत है तिन्हे जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। यही उधारत है तिन्हे जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। ये पंक्ति भी चिंतामणि की है। इसमें ये वाली लाइन पकड़िएगा, यही उधारत है। देखिए, जब हम किसी से उधार लेते हैं, यही बस पकड़िएगा, यही उधारत है। तो उधारत से उधार शब्द को ध्यान रखिएगा। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें चिंता रहती है किस बात की, कि हम कितना जल्दी हो सके उसके उधार को चुकता कर दे जो उधार हमने लिया है। अब कुछ लोग तो भाई ढीठ टाइप के होते हैं जो उधार ले लेके जो है अपना जो है दुनिया भर का फालतू काम करते हैं। उधार तब लेना चाहिए जब आप मुसीबत में हो और आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तब आपको किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए कि अभी आप ये काम कर दीजिए, बाद में मेरे पास होगा मैं कर दूंगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधार लेते हैं और अपना खाने के लिए उधार ले लिए, घर बनवाने के लिए उधार ले लिए। अरे भैया, उधार लो। अगर किसी की बीमारी है, बीमारी में लाखों रुपए लग रहे हैं तो आपके पास नहीं बन रहा, आप उधार ले लीजिए अपने रिश्तेदारों में। हाँ, वो होता है उधार। तो जब ऐसे लोग उधार लेते हैं ना, तब उनके दिमाग में हमेशा चिंता बनी रहती है। हाँ, उधार लेने पर क्या होती है, चिंता बनी रहती है कि हम कितने जल्दी इनके उधार को चुकता कर सके। तो इस टाइप से आप याद करिएगा, याद हो जाएगा। ये चिंता यानी कि चिंतामणि की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, इक आजू में कुंदन बेल लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लो इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे। इक आजू में कुंदन बेल लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे, और अरविंद के पल्लो इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे। ये किसके द्वारा लिखी गई है, चिंतामणि के द्वारा। अब कैसे इनको याद करेंगे, देखिए इसमें ये लाइन पकड़िएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक आजू में कुंदन बेल लखी, कि कुंदन यानी कि कंगन। हाँ, तो आप इनको ऐसे याद करिएगा कि एक आजू में कुंदन बेल लखी। एक आजू में कुंदन बेल लखी कहती है, एक आज मैं कुंदन को देखा। आज मैंने एक कुंदन को देखा, यानी कि एक सोने के कंगन को देखा, और मुझे जो है उसको लेने की चिंता होने लगी कि मैं जो है क्या इस कंगन को मैं ले सकती हूँ। जैसे औरतें क्या होती हैं, जब जाती हैं ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं, ठीक है, ज्वेलर्स के यहाँ जाती हैं, तो जब जाएंगी तो वहाँ पे देखती हैं ढेर सारे सामान, ठीक है, सोने के सारे सामान है। अब उसमें क्या है, उनको कोई एक जो है एक ज्वेलरी पसंद आ गई, और जब वो ज्वेलरी इनको पसंद आ गई तो क्या करती हैं, सोचती हैं कि इतने पैसे का है तो मैं इसको इकट्ठा करके मैं भी ये कुंदन लूँगी, है कि नहीं। तो वही कहते हैं, वो किससे कह रही है, अरविंद, नीचे अरविंद लिखा है ना, तो समझिएगा अरविंद लोगों का नाम होता है। अरविंद नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी जो है आके अपने पति से कहती है। अब मान लीजिए किसी के पति का नाम अरविंद हो तो आप अपने से जोड़ सकते हैं कि पत्नियां जो है पति से आके कहेंगी कि पता है आज मैं गई थी मार्केट में और मैंने जो है वहाँ पे एक सोने का जो है कंगन देखा, और जब मैंने कंगन देखा तो मुझे जो है अब लेने की चिंता होने लगी कि मैं उसको लूँगी। तो किससे आके कह रही है, अरविंद से आके कह रही है। कौन आके कह रहा है, उसकी पत्नी जो है आके कहती है कि आज मैं कुंदन बेल लखी, आज मैंने एक कुंदन को देखा और मुझे क्या होने लगी, चिंता होने लगी। क्यों, क्योंकि मैं वो कुंदन लेना चाहती हूँ। तो चिंता से हो जाएगा चिंतामणि। बस इतना लाइन पकड़िएगा और याद कर लीजिएगा। जब कुंदन देखती हैं भाई, जो ये जेवर ओवर का जो शौक होता है वो लड़कियों को ही होता है, तो वो क्या बहुत से लोगों की आदत होती है ना, बहुत उनको ज्वेलरी पसंद होती है, मतलब सोचती हैं कि हम कितनी ज्वेलरी रख ले और पहने। तो उनको भी ऐसा शौक था, उनको चिंता होने लगी कि इस ज्वेलरी को मैं भी लूँगी, ठीक है, इस सोने के कंगन को मुझे भी चाहिए। यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, चौथे नंबर की जो पंक्ति है वो है, आखिन मुंदिबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, कहूँ कहूँ मुस्काए चितय अगराए अनुपम अंग दिखावे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, देखिए लिखा है, आखिन मुंदिबे के मिस आनी। जब आप आंख बंद करते हैं, जैसे आप बहुत चिंतित हैं, ठीक है,
जब चिंतित रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब आँख बंद करते हैं, जब आप आंखें बंद करते हैं तो चिंता को आप अपने दूर करते हैं। आंखें बंद करके, जैसे आप किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है, किसी को मिस कर रहे हैं और आप चिंतित हैं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग जाती तो कम से कम मैं इन सब चीज़ों को भूल जाता। तो आंख बंद करने से क्या होता है, आप जो है जिसको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आप उस चिंता से थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे, उस चिंता से दूर हो जाएंगे। तो आंख बंद करके चिंताओं को दूर किया जाता है, तो हो जाएगा। ये चिंतामणि की पंक्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है इनकी वो है, अवलोकन में पलकै न लगे, पलको अवलोकन बिना ललकै, पति के परिपूरन प्रेम पगी मन, और स्वभाव लगे न लकै, तियकी बिहम सौहि विकोलनि, तियकी बिहम सौहि विलोकनि में, मनि आनंद आखियन यो झलके, और रसवंत कवितन को रस जो अखसन के ऊपर है झलके। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। क्या कहते हैं, अवलोकन में पलके न लगे, पलको अवलोकन बिना ललके। यहाँ पे अवलोकन शब्द आया है। कहते हैं जब चिंता में आप होते हैं, ठीक है, अवलोकन में पलके न लगे, पलके न लगे, इसको पकड़िएगा। देखिए जब आप चिंतित होते हैं तो क्या आपकी पलके जो है वो झपकती हैं? नहीं, एक टक देखते रहते हैं। चिंतित हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो क्या होता है, पलके झपकती है? नहीं। आप लोग ट्राई कीजिए, सोचिए, अपने दिमाग में कुछ लाइए, तो क्या होता है, आपकी पलकें नहीं झपकती हैं। तो कहते हैं अवलोकन में पलकें न लगे। तो जब आप बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं तो पलकें आपकी नहीं झपकती हैं, आप एकदम ऐसे ध्यान लगा के उस चीज को सुनते रहते हैं, तो बस याद हो जाएगा। पलकें कब नहीं लगती, कब नहीं झपकती हैं, जब हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो चिंतित से चिंतामणि। आगे देखिएगा, अगली जो लास्ट पंक्ति है इनकी वो है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विबुध सब कोई। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, और अर्थ शब्द ताको कवित कहत विबुध सब कोई। अब इनको कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई। कहते हैं जब कोई कवि कोई रचना करता है तो वो सोचता है कि वो जिस कविता की रचना कर रहा है वो क्या हो, वो गुणों, उसमें सारे गुण हों, ठीक है, सारे गुण हो, अलंकार युक्त हो और दोष रहित हो, वही जो है सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी चिंता हर कवि को होती है जब कोई कवि कोई रचना करता है। और इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अच्छे गुण, यहाँ पे लिखा है ना सगुन, तो भाई हम भी हैं, हम भी क्या चाहेंगे कि हमारे जो अच्छे गुण हैं हमारे अंदर भी अच्छे गुण रहे, ताकि पूरी दुनिया हमें अच्छा समझे। लेकिन फिर भी दुनिया में हर एक इंसान है जिसके अंदर अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो आप उसी वे में याद कीजिएगा, हर कोई जो है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे अंदर अच्छे गुण ही रहें और लोग हमें जो है एक अच्छे इंसान की तरह देखें। तो इस चीज़ की चिंता हर किसी को होती है। तो इस वे में आप याद कीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा, चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे मतीराम की। अब हम बात करते हैं मतीराम के द्वारा कौन कौन सी पंक्तियां लिखी गई। अभी तक हमने जितनी पंक्तियां पढ़ी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो चिंतामणि के द्वारा। मतीराम की देखिएगा, पहली पंक्ति है, नृपति नैन कमलन विथा, चितवत बासर जाहि, और हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाही। ये जो पंक्ति है, ये जो इनकी सतसई रचना है मतीराम की, उसी रचना में ये वाली पंक्ति मिलती है। क्या है, नृपति नैन कमलन विथा, चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाही। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, तो देखिए नृपति मतलब क्या होता है, राजा होता है। देखिए राजा के नैन को, राजा जो, कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनके आप नेत्रों को ही देखकर उनकी मति का अनुमान लगा सकते हैं। होता है ना, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले तो क्या करते हैं, उसको देखें तो कहेंगे उसकी आंखों को देख के लगता है कि उसकी बुद्धि कितनी अच्छी होगी और कि उसकी बुद्धि कितनी बेकार होगी। मंद बुद्धि का होगा कि जो है अच्छी बुद्धि का होगा, ठीक है, सामान्य जो नॉर्मल बुद्धि होती है। तो आप याद रख सकते हैं, तीव्र बुद्धि जो भी हो। तो कैसे
याद करेंगे। जैसे नृपति लिखा है, नृपति का अर्थ होता है राजा। कहते हैं कि राजा के नैन यानी कि उनके नेत्र, राजा के नेत्रों को देखकर उनकी मति का अनुमान लगाया जा सकता है। मति यानी कि बुद्धि। राजा कुछ बात करे भी ना करे, लेकिन अगर राजा की एक झलक भी देख ली तो उनके आंखों को देखकर उनकी बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। उनकी मति, मति यानी कि बुद्धि, याद हो जाएगा मति। तो मति से मतिराम को कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, दूसरी पंक्ति है, छोड़ी आपनो भौन तुम भौन कौन के जात। लिखा है ना, छोड़ी आपनो भौन तुम। भौन यहाँ पे भौन से बना लीजिएगा संसार, ठीक है। तो कहते छोड़ आपनी भौन तुम अपना भौन या फिर भवन कर लीजिए, अपना घर। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति है वो कहता है कि छोड़ी आपनो भवन तुम अपना भवन छोड़ के भवन कौन के जात, किसके भवन में जा रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है क्या जो तुम अपना भवन छोड़ के किसी और के भवन में जा रहे हो? जैसे होता है घर में थोड़ी सी लड़ाई हो गई, लड़का कहता है मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ। भाई किसी के घर मत जाया कीजिए लड़ाई झगड़े में। क्या होगा अगर गए 4 दिन इंसान रखेगा, उसके बाद बोझ बन जाएंगे, घर वाले ही संभाल पाएंगे और कोई नहीं। तो क्या होता है, एक व्यक्ति कहता है कि ऐसा है, छोड़ अपनो भवन तुम अपना भवन छोड़ के किसके भवन में जाने की बात कर रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है जो तुम अपना खुद का घर छोड़ के किसी और के भवन में जाने की बात कर रहे हो। तो याद हो जाएगा मति मारी गई, यानी कि ये मतिराम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, ते धन ले ब्रजराज लखे गृह काज करे अरु लाज संभारे। ते धन ले ब्रजराज लखे। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, ते धन ले ब्रजराज लखे गृह काज करे अरु लाज संभारे। ये भी पंक्ति मतिराम के द्वारा लिखी गई है। लिखा है ना, ते धन ले, लिखा ते धन ले, तुम धन लो। क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को पकड़िएगा, ते धनी ले, ते धनी ले यानी कि तुम धन लो। कोई कह रहा है कि ते धनी ले ब्रजराज लखे, तो ते धन ले, इस शब्द को पकड़िएगा और कनेक्ट करते हैं कि देखिए, कहते हैं अगर आपको धन लेना है, किसी से धन लेना है, पैसे लेने हैं, तो अनावश्यक किसी का धन नहीं लेना चाहिए। कहते हैं भाई हमारी मति मारी गई है क्या? कोई कहता है ते धन ले, ते धन ले यानी कि तुम धन ले लो। तो क्या कहेंगे, अगर मान लिया मुझसे कोई कहता है कि ते धन ले, तो हम कहेंगे ना ना, अनावश्यक किसी से धन, तो हम कहेंगे ना ना, अनावश्यक किसी से धन नहीं लेना चाहिए, अनावश्यक किसी से धन नहीं लेना चाहिए। मेरी मति मारी गई है क्या जो मैं ये धन लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है आपसे कि ते धन ले, ते मतलब तुम धन ले, धन को ले लो, तुम धन ले लो, तो क्या होगा, सामने वाला यही कहेगा ना, नहीं नहीं, अनावश्यक बेवजह जो हम क्यों किसी का धन ले। भाई हमारी मति थोड़ी ना मारी गई है जो हम किसी दूसरे का धन ले लें, तो मति नहीं मारी गई है जो हम दूसरे का धन ले ले, तो मति से हो जाएगा मतिराम। तो इस तरीके से पढ़िएगा, ये भी वाली जो पंक्ति है आपको अच्छे से याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, को कितेक उपाय करो कहु होत है आपुन पीव पराए। क्या कर रहे हैं, को कितेक उपाय करो कहु होत है आपुन पीव पराए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी मतिराम के द्वारा लिखी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं, जैसे समझिए कि एक लड़की और एक लड़का दोनों प्रेम में हैं, ठीक है। अब लड़की की लाइफ में कोई और आ गया है, तो कहते हैं, लड़का क्या कह रहा है, को कितेक उपाय करो, कोई कितना भी उपाय कर ले, लेकिन क्या होता है अंत में लड़की जो है वो अपनी मति को बर्बाद करती है। अपनी मति से क्या होता है, परायों के पास चली जाती है। जो उसका अपना होता है, अपनों पे ऊपर है, अपनी मति से, भाई उसकी जो मति है उसको अपने जो लोग रहते हैं वो अपनों को छोड़कर किसके पास चली जाती है, परायों के पास चली जाती है। वो कितना भी उपाय कर ले, इसको आप इस वे में याद कीजिएगा। जैसे मतलब वही मैंने बताया कि कोई लड़की है, उसकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया, तो उसको पता है कि मतलब वो पहले इसको चाह रही थी, लेकिन क्या होता है ना, कोई थोड़ा सा किसी चीज़ का लालच दे दिया या जो भी हो, तो उसको लगता है कि जो मेरा पहला प्यार था वो सही नहीं था, ये है वो है, फिर वो लड़के को धोखा देके दूसरे के साथ चली जाती है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मैं इतने सालों से इसके साथ थी, तो ये मेरा जो दोस्त है या पार्टनर जो भी है वो सही इंसान है, वो उसको गलत समझ लेगी। और जो पराया है, जिसको 4 दिन हुआ है,
उसको वो अपना सगा समझ लेती है और उसके पीछे चली जाती है। अपने भी उसको पराये लगने लगते हैं। कब? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ भी उपाय कर लीजिए, लेकिन जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो वो अपने को छोड़ के परायों के पास जाता है। तो याद हो जाएगा, मति मारी गई तभी वो अपने को छोड़ के परायों के पास चली गई। कोई कितना भी उपाय कर ले उसको नहीं रोक सकते। तो कहते हैं ना कि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। जाने वाले को, अगर किसी का जाने का मन है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो नहीं रुकेगा। तो अगर कोई कहता है कि हम आपकी जिंदगी से जाना चाहते हैं, तो भैया राम राम, जाइए आप अपने रास्ते और मुझे भी चैन से जीने दीजिए। किसी को जबरदस्ती आप नहीं रोक के रख सकते हैं। 2 से 4 दिन रोकेंगे, उसके बाद अंत में वो भागेगा ही भागेगा। तो वही कहते हैं कि कोई कितना भी उपाय कर ले, अगर उसने जाने का मूड बना लिया है तो वो जाकर ही रहेगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गुराई, आखनी में अलसानी चितौनी में, मंजू बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, और ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए, नैनन त्यों त्यों खरी निकसे सी निकाई। ये जो पंक्ति है ये मतिराम के द्वारा लिखी गई है। अभी एक पंक्ति हमने पढ़ी थी, एक आज मैं कुंदन बेल लगी, तो उसमें क्या हम लोगों ने याद किया था, वो चिंतामणि की थी कि एक आज जो है, आज एक कुंदन को मैंने देखा था, यानी कि एक सोने के कंगन को मैंने आज देखा था, तो मुझे उसको लेने की चिंता होने लगी। अब यहाँ पे है, कुंदन को रंग फीको झलके, सब अंगन चारु गुराई। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अब जैसे वो वहाँ पे हमने कनेक्ट किया था कि वो अरविंद जो थे, उनकी पत्नी आके कहती है कि मैंने एक कुंदन को देखा, वो कुंदन जो है कैसा था, वो कुंदन मुझे बहुत पसंद आया, मुझे उसको लेने की चिंता हो गई। फिर अगले दिन क्या होता है, वो कुंदन लेने चली गई। अब कुंदन लेके आ गई। अब कुंदन लेके आ गई, सोचिए ये काम देवरानी है और उनकी कोई जेठानी है। वो कुंदन लेके आ गई तो क्या होता है, देवरानी जेठानी में जलन की भावना होती है। तो देवरानी जो है कुंदन लेके आई और दिखा रही है कि देखिए जीजी ये कुंदन कैसा लग रहा है। तो वो क्या कहती हैं, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार गुराई, कुंदन को रंग फीको लगे। बस इतना ही पकड़िएगा। जो जेठानी कहती हैं, तुम्हारी मति मारी गई थी क्या, ये कुंदन का रंग कितना फीका लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अब जलन की भावना है, इसलिए वो क्या कह दी, वो कह रही है कि जो तुम कुंदन लेके आई हो इसका रंग कितना फीका है, बिल्कुल नहीं अच्छा है, तुम्हारी मति मारी गई थी। तो जो तुम ये सस्ता सा कुंदन के पीछे पड़ गई थी, इसका रंग देखो कितना गंदा है, इतना फीका फीका रंग है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो कभी कभी होता है ना, जलन की भावना में भी लोग जो है अच्छी चीज को बुरा बता देते हैं ताकि वो इंसान उस चीज को छोड़ दे, ना पहने। तो इसको आप देवरानी जेठानी में ये चीज होता है ना, तो आप उससे रिलेट करके याद करिएगा कि जब कुंदन का रंग फीका लगने लगा, ये बात कौन कहता है, जेठानी कहती है कि भाई तुम्हारी मति मारी गई है क्या, ये कुंदन का रंग फीका लग रहा है और इसको तुम लेके चले आई। और जब कुंदन लेने की इच्छा हुई थी तब चिंता होने लगी थी उसको लेने की। दोनों में अंतर समझ में आए, कैसे याद रखेंगे। तो मति मारी गई यानी कि ये मतिराम की है। आगे देखिएगा, 6वें नंबर की जो पंक्ति है वो है, क्यों इन आखिन सोह निःशंक हैं, होए मोहन को तन पानप पीजय, और नेक निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहो कैसे क्या चीज है। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, मतिराम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे, क्यों इन आखिन सो निःशंक लिखा है ना, क्यों इन आखिन सो निःशंक। जैसे समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति है परिवार में, आप परिवार में रह रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति अकेला बैठा है और एकटक देख रहा है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारी मति मारी गई है क्या, तुम क्या एकटक बैठ के किसी चीज को निहार रहे हो, क्या देख रहे हो, क्यों इन आँखिन सो निःशंक, क्या तुम इन आंखों से एकटक किसी चीज को देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम्हारी मति मारी गई है क्या। तो मति से मतिराम को कनेक्ट कीजिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, केली के राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। केली के राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। ये वाली पंक्ति जो है ये भी मतिराम की है। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, केली के राते अघाने नहीं, केली मतलब यहाँ केला कनेक्ट कर लीजिए। कहते हैं केला जो है, केली के राते अघाने नहीं, केली को केला बना लीजिए कि तुम जो है कल की रात जो है तुम इतना केला खाए हो, मतलब
रात में तुमने इतना केला खाया, तुम अभी तक उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम अघाए नहीं, जो दिन में भी जो है लला जो है पुण्य घात लगाए बैठे हैं कि हमको कब केला मिल जाएगा। कहते हैं कि तुमने जो है रात में तो इतना केला खाया था, रात में इतना केला खाया, अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, अभी तुम अघाए नहीं हो, और जो दिन में भी तुम केला केला की रट लगा बैठे हो, केना लिखा है ना, दिन में ही लला पुण्य घात लगाए, मतलब वो जो है केले के लिए मतलब घात लगा के बैठा है, कब मुझे केला मिलेगा। तो ये बात हो रही है। तो सामने वाला क्या कहता है कि तुम्हारी मत जो है मारी गई है क्या, रात भर केला खाए हो और अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा, अभी तक तुम अघाए नहीं उस चीज से, तो तुम्हारी मत ही भ्रष्ट हो गई है क्या कि तुम सुबह होते ही फिर केला केला शुरू कर दिए। तो याद हो जाएगा, मति से मतिराम की है। आगे देखिएगा, इनकी लास्ट पंक्ति है, दो आनंद सो आगन माझ विराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई, और आखिन ते गिरे आसुन की बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। ये वाली पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी जो है मतिराम के द्वारा लिखी गई है। लिखा है, दो आनंद सो आगन माझ विराजय, आषाढ़ की सांझ सुहाई, और आखिन ते गिरे आसुन की बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। मतिराम की पंक्ति है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है, दो आनंद सो आगन माझ, तो ऐसा समझिएगा जैसे दो कोई घर है, उस घर में जो है एक नंद है, और नंद की वजह से क्या हो गया, जो है आंगन में बंटवारा हो गया, घर में बंटवारा हो गया। तो आंगन तो वैसे अगर देखा जाए परिवार में एक ही आंगन होता है जब फैमिली में रहते हैं हम, लेकिन जब बंटवारा होता है तो सब लोग अपना अपना अलग अलग बना लेते, तो जितने में बंटवारा होता उतने आंगन भी बन जाते हैं। तो कहते हैं नंद की वजह से दो आंगन बन गया है, दो आंगन बन गया, और इसकी वजह से जो है आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही है, मतलब दुख हो रहा है। तो कहते हैं भाई तुम्हारी मति मारी गई है क्या, ये तो हर घर की कहानी हो गई, क्यों इसमें इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों तुम आंखों से आंसू बहा रहे हो, जिस दिन नंद भी जाएंगी ना तब उनको समझ में आएगा। तो आंगन जो है वो एक ही अच्छा लगता है, लेकिन नंद की वजह से आंगन दो कर दिए गए, और इससे जो है आंखों में जो है आंसू की बूंदें गिर रही हैं आंखों से। तो सामने वाला समझाता है, यार अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो, तुम्हारी मति मारी गई है क्या, जो तुम इसके लिए रो रहे हो, मत रो, कुछ दिन में ये चीज़ सही हो जाएगी, नंद अपने घर जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करिएगा, ये किसकी है, मति मारी गई, यानी कि मतिराम की पंक्ति है। तो बताइएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और ये पंक्तियां सभी आपको अच्छे से याद हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इसके आगे जो है अभी और भी कवि लोग हैं, उनकी पंक्तियों को कल की क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।